गांभीर्यपूर्वक पुनर्कथन करतो की महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर। पवार बनाम पवार की सियासी जंग। आणि त्यावेळेला ही राज्याची लोकशाहीच्या वर्गाने बगावत करने वालों पर एनसीपी का एक्शन। फाशीवाद्याला उल्लेख हे चित्रवित सगळीकडे होतोय। महाराष्ट्र में सियासी चिंगारी से देश में सरगर्मी। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है। बिहार में भी महाराष्ट्र दोहराने की तैयारी। कई उनके नेता विधायक सांसद डायरेक्ट मेरे संपर्क में, और मैं यही नहीं बोल रहा कि सब मेरे ही संपर्क में, विभिन्न और दलों के भी संपर्क में हैं। क्या मॉनसून सत्र से पहले सियासी पतझड़? आपके हर कुचक्र का 2024 में जवाब मिलेगा। 2024 से पहले विपक्ष के सामने सबसे बड़ा संकट। लालू और नीतीश और ये कांग्रेस के लोग मिलकर 4 मंजिलिस के मैंने उसके जमीर को खरीद लिए। लोकसभा चुनाव से पहले क्या सब बिछड़ेंगे बारी बारी? शरद पवार का कुछ उनके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मॉनसून के मौसम में प्रकृति खिल उठती है, पेड़ पौधे पत्ते फूल सभी तरोताजा हो जाते हैं, लेकिन विपक्ष की सियासत इस वक्त थोड़ी मुरझाई दिखती है। मॉनसून सत्र से पहले महाराष्ट्र में ऐसा पतझड़ आया है जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर पटना और यूपी से लेकर कर्नाटक तक शोर बन गई है। सियासत के मौसम वैज्ञानिक शरद पवार का मामला बिगड़ गया है। घर में ऐसी बगावत हुई कि पैरों तले जमीन खिसक गई। भतीजा बागी होकर सरकार के साथ हो लिया है। शरद पवार अब ताल ठोक रहे हैं कि मामला 3 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। आप मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं और दाहिनी तरफ जो आंकड़े देख रहे हैं वो बताते हैं कि कैसे महाराष्ट्र में 2.5 साल तक सत्ता में रहने वाली महाविकास अघाड़ी की सियासी रसूख सिमट गई है। पहले शिंदे गुट के बगावत से एनडीए सरकार गई, अब अजित पवार की बगावत ने एनसीपी के पेड़ में मट्ठा डाल दिया। तो बात आंकड़े की हो रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनडीए का कुनबा बड़ा हो गया है। बीजेपी के 105 विधायक, शिंदे गुट के 40 विधायक, अजित पवार अभी तक के दावे के अनुसार 24 विधायक और अन्य 20 विधायकों को मिला दें तो एनडीए के पास 189 विधायकों का समर्थन है, 189। जबकि वहीं एनडीए में कांग्रेस के 44 विधायक, उद्धव गुट के बचे हुए 15, शरद गुट के बचे हुए 14 और अन्य के 9 विधायक ही रह गए हैं। यानी कुल मिलाकर एनडीए के पास 82 विधायक है। हालांकि एनसीपी के 15 विधायकों को लेकर अब भी स्पष्ट नहीं है। बताया जा रहा है वो अनडिसाइडेड है, वो अजित गुट के साथ है या फिर शरद पवार के साथ है, साफ नहीं कर रहे हैं। इन्हीं आंकड़ों के साथ आज महाराष्ट्र में आए सियासी भूकंप के साइड इफेक्ट्स पर भी बात होगी। क्या इसका असर दूसरे राज्यों में होने जा रहा है? बहस के कारवां को आगे बढ़ाने से पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडी। अजित पवार ने शपथ ले ली। शरद पवार सतारा में सड़कों पर निकल गए और द पवार पावर गेम में चाचा भतीजे के फैमिली बंटवारे ने विपक्षी कुनबे में खलबली मचा दी। अब विपक्षी एकता वाली अगली महाबैठक के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि अब बैठक मॉनसून सत्र के बाद तक के लिए टाल दी गई है। बगावत के जले अब बैठक भी फूक फूक कर करना चाहते हैं। वर्तमान की भाजपा ने पॉलिटिकल मोरालिटी के सवालों को डस्टबिन में डाल दिया। उनके लिए कुछ नहीं, सत्ता चाहिए। सरकार चुराने में माहिर है। सबको तोड़ना चाहते हैं धीरे धीरे, लेकिन किसी भी हालत में अगर कोई भी टूट जाए या छोड़कर चले गए, फिर भी महाविकास आघाड़ी मजबूती से काम करेगी और हम सब 2024 के चुनाव के लिए एक साथ रहेंगे। अब बवंडर सिर्फ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में नहीं बल्कि पूरे देश में विपक्षी एकता पर संकट है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया, राहुल गांधी, ममता बनर्जी सबने शरद पवार को फोन किया, कहा ये क्या से क्या हो गया। विपक्ष गुस्से में है और बीजेपी पर हमलों की बाढ़ आ गई। सब बीजेपी की तोड़फोड़ नीति पर टारगेट तो कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जेडीयू आरजेडी में फूट से लेकर यूपी में जयंत चौधरी और शिवपाल यादव की अखिलेश यादव पर डगमगाती श्रद्धा की खबरों के बीच सब अपनी अपनी पार्टी को बचाने की चुनौती में भी बिजी हो गए। पार्टी बचा ले, विपक्षी एकजुटता की बैठक बाद में कर लेंगे। नीतीश बाबू बैठ के कर रहे हैं तो अखिलेश ऐसा कोई खतरा मानते ही नहीं।
तैयार तो बहुत लोग हैं, लेकिन हम लेने को तैयार नहीं है ना। भाजपा को जरूरत क्या है, हमारे पास इतना प्रचंड बहुमत है। अगर कोई आना भी चाह रहा है तो अभी भाजपा कोई लेने की कोई योजना में नहीं है। जो जिससे मिलते हैं उनसे कहो वो ले जाए, हमारे जिनसे वो मिलते हैं उनसे कह दो कि ले जाए। अब देखिए बिहार की जंग। क्यों नहीं असंतोष होगा इनके विधायकों में, इनके सांसदों में, जबकि इनको पता है कि महागठबंधन में पहले से मजबूत दावेदार, वो विधानसभा की सीटों या लोकसभा की सीटों मजबूत दावेदार पहले से ही मौजूद हैं। तो इस बात का डर इनके विधायकों में है। भारतीय जनता पार्टी का ये सब खेल है और भारतीय जनता पार्टी जनता की ताकत पर विश्वास नहीं करती है, जोड़ तोड़ पर विश्वास करती है और जनता की ताकत में सब दिन उनको झटका ही लगे। विधायकों में डर पैदा हो गया है कि अब नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे तो नैया मेरी डूब जाएगी, तो जरूर ऐसा सोचते होंगे। अरे विधायकों को तोड़ लोगे, संस्थाओं का इस्तेमाल करोगे, लेकिन देश के लोकतंत्र की आत्मा पर जब चोट करोगे तो विपक्षी पार्टियों की जो गोलबंदी का असर है, उसका असर आपके हर कुचक्र का 2024 में जवाब मिलेगा। महाराष्ट्र में विपक्ष की बिगड़ी तबीयत से गदगद एनडीए के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव के कुनबे पर धावा बोल रहे हैं। जयंत चौधरी को लेकर क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव से पहले इधर उधर हो? उससे हमको लगता है कि आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। यादव का भी नाम अपने लिया, पर आजकल तो चाचा भतीजे की बहुत अच्छी जोड़ी चल रही थी काफी दिनों से। ऊपर से चलती है, अंदर से नहीं है ना, तो आप देख। सपा के कई विधायक सरकार में शामिल होने के लिए परेशान हैं। जाना चाहे रास्ता पूछेगा तो रास्ता तो बताई जाए। तो आपका जुगाड़ पहले से है तो आप जुगाड़ बना दें। भाई हम रहे हैं वहाँ, जानते हैं, उस घर में जाने आने का रास्ता देखे हैं पहले से। बीजेपी का भ्रष्टाचार के आरोपियों को गले लगाने वाली नीति को विपक्ष पानी पी पी कर कोस रहा है। महाराष्ट्र का पॉलिटिकल खेला ये डर पैदा कर रहा है कि उद्धव के साथ जो हुआ वो तो हुआ ही, अगर राजनीति के धुरंधर शरद पवार के साथ ये हो गया तो कोई अछूता नहीं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सांसद सभी हथियार निकाल चुके हैं। पटना की बैठक के बाद भोपाल का भाषण और महाराष्ट्र की कार्रवाई इस बात का सीधा संकेत है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और उनको लग रहा है कि 2024 उनके साथ, उनके हाथ से जाने वाला है। पोजीशन यूनिटी पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एनसीपी तो बहुत बड़ा पार्टी पहले भी नहीं था, अभी तो और भी नहीं रहा। विपक्ष और सरकार के साथ एक तीसरी आवाज है देश में, जिसने तीसरा ही तराना छेड़ दिया, पवार वर्सेस पवार पावर गेम का। मजलिस के 5 एमएलए को कामयाब किया तो यही लालू और नीतीश और ये कांग्रेस के लोग मिलकर 4 मजलिस के एमएलए के जमीर को खरीद लिए। और जब उनसे पूछा गया ये क्यों हुआ तो कुछ नहीं बोले। आज वो काम बीजेपी महाराष्ट्र में करती है तो ये तमाम के तमाम मीडिया में आकर रो रहे हैं, पुकार रहे हैं। सिर्फ अजित पवार शरद पवार को छोड़ गए होते तो बात अलग थी। यहाँ तो सबसे करीबी और पटना में विपक्षी एकजुटता की महाबैठक में उनके साथ बैठे प्रफुल्ल पटेल कल अजित पवार और छगन भुजबल के साथ बैठे थे। कैसे ना कोई राजनीति में अपने करीबियों को शक की निगाह से देखे, लेकिन कहते हैं कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। अगर ये थ्योरी सही है तो सुनिए जरा अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल की बेवफाई पर सफाई। सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं, अपने अपने स्टेट का देते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। आज की परिस्थिति में जो भी कुछ हमने फैसला लिया है, महाराष्ट्र के इंटरेस्ट में लिया है, डेवलपमेंट के इंटरेस्ट में लिया है, स्टेबिलिटी के इंटरेस्ट में लिया है। पार्टी एक संघ है और पार्टी ने आज जो निर्णय हमने लिया है ये ओवरवेलमिंग, जिसको कहते हैं कि बहुमत के आधार पर। एक तरफ ये फसाना है तो दूसरी तरफ खड़े हैं शरद पवार, कह रहे हैं एक वक्त की रोटी खाऊंगा, पार्टी को अपने दम पर बनाऊंगा। वहीं चाचा को झटका देकर भतीजे अजित पवार अब 5वीं बार उप मुख्यमंत्री पद पर बैठ गए। एक उपाशी राहील पण तो महाराष्ट्राची सामूहिक शक्ती ही मजबूत केल्याशिवाय राहणार नाही आणि ही शक्ती मजबूत करून जी उलटा फालत करणारी शक्ती आहे वर्ग त्यांना त्यांची
योग्यता का दाखला राहणार नाही, याला फार अवकाश नहीं। देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जो कुछ आज थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है। लेकिन महाराष्ट्र के जलजले से आए झटके बिहार से लेकर यूपी तक महसूस किए जा रहे हैं और बेंगलुरु का इंतजार बढ़ गया है। इंतजार सभी विपक्षी नेताओं को एक साथ देखने का। आज तक ब्यूरो। संविधान व कायदा। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर संजय निषाद, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे साथ, जो कि प्रेसिडेंट है निषाद पार्टी के, वो इस वक्त जुड़ गए हैं। इसी के साथ गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरण सिंह सापरा साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा लीडर है जेडीयू के, कन्वीनर है नीतीश विचार मंच मिशन 2024 के। अनुराग बदौरा जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। बृजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी के। आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना के। उद्धव ठाकरे गुट के। और मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ। मृत्युंजय जी, आज तो लगता है पूरे त्रिपुंड उन्होंने पूरे माथे पर ही लगा लिया है, सजा लिया है चंदन, लेकिन उससे ये संकट टलेगा या नहीं टलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं अंजना जी, सावन आने वाला है। आज तो पूर्णिमा का दिन था तो बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने आए थे। चलिए, वाह, बहुत अच्छा। चलिए जल्दी से एक बार चलते हैं। संजय निषाद जी हमारे साथ जुड़ गए। संजय निषाद जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। संजय जी, आप वहां तोड़ फोड़ में लग गए उत्तर प्रदेश में, बताया जा रहा है, आपने खुद ही कहा है। आप और राजभर जी कह रहे हैं कि शिवपाल यादव को भी ले आएंगे, जयंत चौधरी को भी ले आएंगे। लेकिन हम लोग तोड़ फोड़ की राजनीति पे विश्वास नहीं करते, हम लोग जोड़ की राजनीति करते हैं। जोड़ की हम लोग देश को जोड़ रहे हैं, समाज को जोड़ रहे हैं। और वो निचले पावदान पर जिन लोगों ने इन लोगों ने छोड़ रखा था, जिसको उपेक्षित रखा था सदियों से, और जिनकी आरक्षण की फाइलें गायब कराई हों, जिनके लोगों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वो लोग देश को आज़ाद कराया हो, उनको बर्बाद किया, तो ऐसे सारे उपेक्षित जितनी जातियां थी जो आज के दिन में पिछली सरकारों को बनाती थी, वोट देती थी, उनको छोड़ रखी थी, तो उसको हमारी भारतीय एनडीए सरकार ने उनके लिए नीति बनाकर आज के दिन में उनके लिए नीति निर्गत बनाकर काम कर रही है। इस काम को देखकर सारे लोग उदाहरण सहित अपनी बात रखें। उदाहरण जैसे हमारे मछुआ समुदाय के लोगों ने देश को लड़ाई लड़ा। 12 अक्टूबर 1871 में क्रिमिनल कास्ट घोषित किया गया। अंथा सेमन एंगार 1949-50 बना, कांग्रेस पार्टी बन गई, आई सत्ता में आई। आप तो पहले ही से उनके साथ हैं। लोकसभा जोड़ने किसको वाले हैं वो न बताइएगा, उदाहरण जोड़ने किसको वाले हैं उसका ना उदाहरण मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन में मछुआ पहचान में नहीं आ रहे थे। बजट आया, आज आप पहचान में नहीं आ रहे हैं। जब आप चुनाव लड़ने वाले थे, वोट चाहिए था, तब आप टोपी उपी पहनते थे, तो हम लोगों को टोपी वाला रूप ही याद है आपका। पहचान में नहीं आ रहे हैं। अरे ये बताइए ना उदाहरण कि किसको जोड़िएगा। टोपी लाए पहन लेता हूँ, टोपी जरूरी है। मैं क्लास में था हमारा, मैं उदाहरण कर रहा हूँ कि पिछड़ों और दलितों, शोषितों, आदिवासियों की जो राजनीति है उसके संवैधानिक सुरक्षा हमारे मोदी जी दे रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया दिल्ली में। पिछड़ों में आज के दिन में पिछड़ा का जो काम है उनके संवैधानिक दर्जा दिया, आरक्षण दिया शिक्षा में। हमारे पिछड़े को जोड़ रहे हैं आप बताइए। मंत्रालय अलग किया। जयंत चौधरी जी आपको पिछड़े हुए लग रहे हैं कि शिवपाल यादव? किसको जोड़िए? मैं कहता हूँ किसानों के लिए किसानों का दिल होता मिल, किसानों के लिए गन्ना किसान है, उनका भुगतान है। आज के दिन में किसान के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। तो जयंत चौधरी जी हैं, उनका जो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी हल कर रही है। जब उनके लोगों के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी हल करके उनके साथ खड़ी और बड़ी है, तो जिसके सहारे उनकी पार्टी खड़ी है, बड़ी है, तो वो कहाँ जाएंगे? आएंगे, इधर ही आएंगे। आज नहीं कल आएंगे, समय आएंगे। चूंकि जनता जो हमारे साथ है वो कहाँ जाएंगे? हमारे साथ आएंगे और निश्चित रूप से आएंगे। और देखिएगा, समय आने दीजिए, कुछ समय बाद वो आएंगे,
क्योंकि उनके सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में। इसीलिए हम लोगों ने अभी देखे 2022, 2023 भी लगातार, 2019 से लेकर लगातार जीत रहा है। और माननीय पिछड़ों की बात कर रही थी जोड़ने के लिए, तो पिछड़ों में देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग किया। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के नाम पर हाई कोर्ट ने कह दिया कि इनका कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ने यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाकर सुप्रीम कोर्ट तक खड़ी रही और सुप्रीम कोर्ट में जाकर हमारे पिछड़ों के हकों के लिए लड़ाई लड़ी। और देखिए 2023 के नगर पंचायत में किया। अगर पिछड़ों का काम हम कर रहे हैं, माननीय शिवपाल जी है, वो पिछड़ों के लिए बहुत लड़ाई लड़ाई साइकिल चलाए हैं और पिछड़ों के लिए उन्होंने काम किया। अगर पिछड़ों का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनके वोटर का सम्मान हम दे रहे हैं और वहाँ वो बेचारे उपेक्षित भी हैं, तो आज नहीं कल देखिएगा, समय आने दीजिए, सारे लोग आएंगे और सब लोग एनडीए की सरकार बनाएंगे और सरकार बनाकर इस देश की अर्थव्यवस्था को और हर जाति धर्म की व्यवस्था को काम करके दिखाएंगे। ये हमारा पूरा का पूरा विश्वास है और इसलिए कि कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा होगा जिसमें काम नहीं हुआ। ठीक है, अर्थव्यवस्था ये भी दिलचस्पी है कि मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के परिवार पर भी आप लोगों की नजर है और भारतीय जनता पार्टी की नजर है, लेकिन शिवपाल यादव जी से फोन उन पर कुछ बात हुई है या हवाई चुटकुले ही चल रहे हैं? नहीं, हम लोग जनता, देखिए हम लोग किसी से बात नहीं करते, हम लोग जनता से वादा किया, जनता के लिए काम करते हैं। जिस तरीके से चाहे हमारे भी मुद्दे थे, हम निर्बल को सबल बनाने के लिए निर्बल इंडियन शोषित हमारा हम दल का गठन किया। हम अपने समाज को सामाजिक हिस्सा, सामाजिक मुद्दे को हल करने के लिए, पिछली सरकारें थी डंडे बजाते थे, फर्जी मुकदमा। आज मोदी जी, अमित शाह जी और चाहे योगी जी हो, हमारे सामाजिक मुद्दे को हल करने के लिए उस पर काम कर रहे हैं और संवैधानिक दर्जे में जो काम, तो आज के दिन में जनता की सरकार जनता के द्वार है और काम कर रहे हैं। इसलिए हमें पूरा उम्मीद है कि ये लोग आएंगे, बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं। चाय पे बुलाइएगा, समय आने दीजिए, अगर आवश्यकता पड़ेगा तो चाय पर बुलाएंगे भी। वो पिछड़ों के नेता हैं, बहुत मेहनत किए हैं, पूरे प्रदेश में पिछड़ों को जगाए हैं, बहुत लंबा है। और ये और माननीय मुलायम सिंह ने अखाड़े के पहलवान पैदा करके सरकार भी बनाए हैं 5-5 बार। आज के दिन में कुछ भाड़े के पहलवान आ गए हैं, जिसके वजह से आज के दिन में उनको भी वहाँ अच्छा नहीं लगता। भाड़े के पहलवान कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, अब आप जान ही रही हैं। तो अब उनको लगता है कि नहीं, जो हमारे मुद्दे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी हल कर रही है। बहुत धन्यवाद आपका संजय निषाद जी, हमारे साथ अध्यक्ष निषाद पार्टी के और कैबिनेट मंत्री भी आप यूपी सरकार में। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। अब तमाम मेहमानों को दिखाइए जिनके साथ हमें चर्चा की शुरुआत करनी है। गौरव भाटिया जी, महाराष्ट्र से लेकर अब बिहार, उत्तर प्रदेश, सब जगह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लालू यादव तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट, राबड़ी यादव के खिलाफ भी सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है। अभी तक जो रेलवे में जमीन के बदले नौकरी का मामला था उसमें पूछताछ चल रही थी, लेकिन अब जमीन के बदले नौकरी मामले में चार्जशीट दायर हो गई है। मुझे लगता है गौरव जी आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अब कायदे से तो मृत्युंजय तिवारी जी की ही बारी आती है। मृत्युंजय जी, चार्जशीट दायर हो गई, आप लोग बार बार ललकारते थे कि अरे इतना ही है तो फिर जेल में क्यों नहीं डाल देते हैं। पूछताछ के बाद अब चार्जशीट दायर हो गई है रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले में। देखिए अंजना जी, अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक पटना में आयोजित है, अभी ये लोग कुछ न कुछ करेंगे। और ये तो हम देख ही रहे, जब से हम लोगों ने बिहार में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है, तब से तो आईटी, ईडी, सीबीआई, ये सारे चीज जो है, ये बीजेपी बीमार जनता पार्टी अपनी दवाई आईटी, ईडी, सीबीआई के माध्यम से कर रही है। अब ये ओवरडोज हो गया, अब ये बीजेपी को ही रिएक्शन करेगा और ये 2024 में इनको पता चलेगा। ये हथियार बना रहे हैं सभी विपक्षी दलों के नेताओं को, जो बीजेपी का विरोध करेगा उनके यहाँ ये सब होगा। ये चार्जशीट से कौन डरता है? जनता की आवाज जो है उसमें इतनी ताकत होती है अंजना जी। लालू प्रसाद जी की आवाज को, ये तेजस्वी यादव जी की आवाज को दबा नहीं पाएंगे भाजपाई। ये गरीबों की आवाज है। टमाटर 160 रुपया किलो हो गया, इस पर कोई नहीं बोलेगा, जो बोलेगा उसके ऊपर आईटी, ईडी, सीबीआई चार्जशीट होगा। ठीक है, जवाब सुनिए। भ्रष्टाचारी महाराष्ट्र में सारे विपक्षी एकजुटता की पटना में बैठक हुई थी, इसीलिए अब ये चार्जशीट दायर किया है सीबीआई ने, ये उनका सीधा आरोप है। गौरव जी,
अंजना जी, आप किस पे पहले उत्तर चाहती हैं, ये जो चार्जशीट दायर हुई है या जो महाराष्ट्र में हो रहा है? महाराष्ट्र में भी बता दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में तो फिर लंबी लिस्ट खुल जाएगी। ये कह रहे हैं कि वहां पर भी आपने एजेंसियों के इस्तेमाल करके जितने भी लोग मंत्री शामिल हुए हैं उसमें 5-6 के खिलाफ तो ताजा मुकदमे चल रहे हैं। किसी की बिल्डिंग ईडी ने जब्त की हुई है, किसी के कागजात जब्त किए हुए हैं, सबके खिलाफ मामले चल रहे हैं। सबको डरा के आपने अपनी तरफ लाकर धो लिया है दोनों पर। देखिए, बीमारी का दवाई पहले महाराष्ट्र पे बात कर लेते हैं अंजना जी। और मैं यही कहूंगा कि देखिए, कर लीजिए, एनसीपी का ये अंदरूनी मामला है और हमने देखा है किस तरह से जो वंशवादी पार्टियां हैं वहां पे जब योग्यता को दरकिनार किया जाता है तो घुटन महसूस होती है और उसके बाद कुछ नेता ये तय करते हैं कि वो अलग होंगे और उनका वर्चस्व होता है और पार्टी शांत कराइए। अंजना जी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी भाई। चारा घोटाले वालों को शांत कराइए प्लीज। इन्होंने बोला, मैं इनके बीच में नहीं बोला। ये कौन सा रनिंग कमेंट्री देते रहते हैं साइड में? धन्यवाद। हाँ, तो पहला तो हमें ये समझना होगा, जिस तरह से अजीत पवार जी को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया था तो उनको ये लगा कि ये समय आ गया है कि वो एनसीपी की कमान संभाले। और मैं समझता हूं इतनी भारी तादाद में जो विधायक एनसीपी के उनके साथ आए, ये दर्शाता है कि उनकी आस्था आज अजीत पवार में है, शरद पवार में नहीं है। दूसरा बड़ा कारण आपको ये समझना होगा कि देखिए, एनसीपी बनी ही तब थी जब कांग्रेस से अलग हुई। अब उसमें तो भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल था नहीं। उन्होंने सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के मुद्दे को उठाया और उसके बाद बिहार में जब महाठगों की बैठक होती है तो वहां पे हमने देखा कैसे सम्मिलित हुए। तो ये बहुत ही स्वाभाविक था कि जो कार्यकर्ता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनमें आक्रोश हो। तीसरी बड़ी बात जो बड़ी अहम है, ये लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, छाती पीटते हैं। आप याद करिए 2019 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो एक थी उस वक्त, हम लोग प्री पोल अलायंस में थे और नतीजे आए तो हमें 161 सीटें मिली। सरकार हमारी बननी चाहिए थी, लेकिन महावसूली अगाड़ी बनी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने इनके साथ। वो क्या कितना नैतिक था, कितना उचित था, क्योंकि जनता तो चाहती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे और देवेंद्र फडणवीस जी के चेहरे पे चुनाव लड़े गए थे। तो अगर ये लोग गलत करते हैं तो इनमें भी इतनी सहिष्णुता होनी चाहिए कि जब पार्टी के अंदर विरोध होने लगे तो झांके कि इनसे गलती क्या हुई है। और मैं एक बात और कहूंगा, इसी तरह से आपने देखा है उत्तर प्रदेश के चुनाव याद करिए, अभी 1 ही साल का समय हुआ है, किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम मंत्री समाजवादी पार्टी में जाके पंचर साइकिल पे बैठे थे। तब नैतिकता कहां गई थी? तब कहां पाठ पढ़ा रहे थे कि भाई ऐसे पार्टी से नहीं लेना चाहिए जब विधायक आना चाहते हैं। सिर्फ कहना यह है, आज चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो शरद पवार जी का जो बचा हुआ गुट है या उद्धव ठाकरे का गुट है, ये लोग इसलिए अलग थलग पड़ते जा रहे हैं क्योंकि इनके पास नेतृत्व नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी में, एनडीए के पास ऐसा नेतृत्व है कि जो तमाम अच्छे नेता विभिन्न पार्टियों में हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चाहते हैं कि समझौता हो, हम साझेदारी करें और ये सत्ता के लिए नहीं, ये जनता की सेवा करने के लिए बहुत प्रमुखता से सब एकजुट हो रहे हैं। बृजमोहन जी और शरद पवार जी तो खुद ही मतलब कांग्रेस से निकले हुए, अपने आप को स्थापित करने वाले। ऐसे में सवाल है कि आज जब भतीजे निकले हैं तो सारा दोष बीजेपी का कैसे हो सकता है? प्रफुल्ल पटेल भी निकल गए हैं, छगन भुजबल भी निकल गए हैं, और ये सब कहां से आए थे, किन आरोपों के साथ आए थे, वो भी सब जानते हैं। अंजना जी, देखिए, ये बात सच है कि जो लोग गए हैं, ये शायद जैसा आप कह रही हैं कि कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इसका लाभ किसको मिलने वाला है और ये घटना हुई क्यों है। ये दो मुद्दे बहुत अहम है। और इसी समय ऐसा क्यों हुआ? अगर ऐसी बात थी, जो लोग गए हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर उनको इतना बेहतर नेता मानती थी, इसके पहले भी उनको ले जाने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन अभी यह घटना इसलिए घटी है कि पिछले महागठबंधन की शुरुआत होने के साथ ही
भारतीय जनता पार्टी को यह विश्वास हो गया है कि भारत में उनकी सरकार नहीं बन रही है। अभी आदरणीय मोदी जी के बारे में बात चल रही थी कि उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा, बहुत उनका सफल नेतृत्व है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न उठता है कि आप जीत कहां रहे हैं? जीतने की संभावनाएं समाप्त होती जा रही हैं और उसका सबूत आप लोग खुद दे रहे हैं। अगर ये घटना की आज बताइए महाराष्ट्र में ब्रिजमोहन जी, आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आपकी बात मानती हूँ और ये तमाम लोगों पर बहुत सारे केस चल रहे हैं ईडी के, जिसकी वजह से शक की सुई और भी गहरी होती है। लेकिन आप मुझे बताइए कि शिवसेना से जब 1991 में कांग्रेस में गए थे छगन भुजबल, तब उसके लिए कौन जिम्मेदार था? फिर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस वहां पर छोड़कर और फिर एनसीपी में आ गए, तब कौन जिम्मेदार था? जब आपने वहां से उनको लिया था तब आपको नहीं समझ में आ रहा था, तब उनके साथ धोखा नहीं था? मैंने आपसे इसीलिए कहा कि अभी जो इसके पहले गए थे और जो वापस आए या घूम रहे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज के हालात की बात कर रहा हूं। आज आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पहले के जो हालात थे उस समय का मूल्यांकन आज नहीं किया जा सकता। आज का मूल्यांकन करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां इस बात को कह रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तौर से भ्रम का शिकार है। भ्रम इसलिए कि आप बताइए कि अगर महाराष्ट्र में आज देखा जाए, उनके पास पूरा बहुमत था, पूरा बहुमत होने के बाद भी अगर आप इस ढंग से लोगों को ले जा रहे हैं तो इसका तात्पर्य क्या है? क्योंकि आपको डर महाराष्ट्र की सरकार को लेकर नहीं है, आपको डर इस बात का है कि आने वाले दिनों में 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी। उत्तर देना चाहता तैयारी चल रही है और इसलिए चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली राजनीतिक दल जो कहता था कि हम स्वच्छता की राजनीति करना चाहते हैं देश में, इसलिए आप हमें जिताइए, और लोगों ने विश्वास करके उनको जिताया। आज उनका पूरा चेहरा देखने को मिल रहा है कि ये खाली सत्ता के लिए। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। देखिए, यही बातें कल भी कही गई, यही बातें आज भी हो रही हैं। विपक्षी एकजुटता को लेकर आज हमने शो किया है, तो उस पर भी जरा चर्चा करते हैं कि उस विपक्षी एकजुटता को क्या होगा। मैं आपके पास भी सत्यप्रकाश जी आ रही हूँ। गौरव जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हमारे साथ इस वक्त प्रियंका चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, जो सांसद है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि विपक्षी एकजुटता की जो महाबैठक बेंगलुरु में होने वाली थी, उसको अब अनिश्चितकाल के लिए, मतलब मानसून सत्र के बाद तक के लिए टाल दिया गया है। क्यों? क्या आपको लगता है कि वाकई विपक्षी एकजुटता को बड़ा झटका लगा है, सब अपनी अपनी पार्टी बचाने में अभी जुट गए हैं? बिल्कुल भी नहीं लगा है और बिल्कुल भी धक्का नहीं लगा है। जो पूरी मीटिंग हुई थी पटना में, आपको भी ध्यान होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी उस समय पे अवेलेबल नहीं थे, बहुत सारे लीडर्स के कमिटमेंट्स थे, तो उसको भी स्थगित किया गया था। तो उस समय क्या कारण था? तो इसमें अटकलें लगाना, क्योंकि जो अभी होने वाली थी मीटिंग, उसको थोड़ा पुश कर दिया गया है। क्योंकि आप खुद ही देखेंगे, अभी हाल ही में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा 20 तारीख से मानसून सत्र शुरू होगा और काफी जगह असेंबली सेशन शुरू हो रहा है। तो उसके चलते हमें भी ये ध्यान रखना है कि कौन से लीडर्स आ पाएंगे और कौन से लीडर्स व्यस्त हैं। तो अगर उसके चलते ये पोस्टपोन हुआ है, तो मैं इसको कहीं भी नहीं मानती हूं कि जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसके चलते ये स्थगित हुए हैं। लेकिन शरद पवार, क्या आपको लगता है कि अलग थलग पड़ गए हैं और इस वजह से भी विपक्षी एकजुटता को एक झटका लगा है? क्योंकि अब आप देखिए, प्रफुल्ल पटेल ने जिस तेवर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे साफ है जिस जयंत पाटिल को वो नियुक्त कर रहे हैं उनको बर्खास्त कर रहे हैं प्रफुल्ल पटेल। मतलब अब तो ऑल आउट वॉर हो गया है, पब्लिक वॉर। हाँ, तो दो चीजें हैं। वो उनकी पार्टी के अंदर जो चल रहा है, वो पार्टी की किस अध्यक्षता, और मैं कहूंगी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट शिवसेना को लेकर, उसमें बहुत स्पष्ट हो गया है। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 5 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे ये निर्णय लिया था कि शेड्यूल 10 के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टी, लेजिस्लेटिव पार्टी और पार्लियामेंट्री पार्टी से ऊपर होती है, और पार्लियामेंट्री पार्टी के और जो लेजिस्लेटिव पार्टी के अध्यक्ष हैं वो पॉलिटिकल पार्टी ही निर्णय लेती है। तो वो बहुत स्पष्ट है। तो ये जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो अंदरूनी उनका कलेह है। पर मैं बस 2 चीजें कहना चाहूंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रही थी, उन्होंने कहा मोदी जी की पॉपुलैरिटी इतनी है कि लोग उनसे जुड़ना चाह रहे हैं। अरे ये फोर्स्ड पॉपुलैरिटी से जुड़ रहे हैं, आप लोगों में दरार लाकर उनकी पॉपुलैरिटी गिना रहे हैं, और ये कौन सी नैतिकता के आधार पर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है? ये तो अनैतिक काम कर करके, पार्टियों को का विभाजन कर करके आप अगर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा हास्यास्पद है। ये ध्यान रखिए, शिवसेना हो या बाकी शिरोमणि अकाली दल हो या बहुत सारी आपकी अन्य अलायंसेज हो, उन सब ने आपका साथ छोड़ा जब आप लोग इस तरीके से पावर सेंटर और पावर हंग्री हो चुके हैं।
दूसरी बात आपने कही, जब छगन भुजबल जी गए थे तो कौन जिम्मेदार, ये कौन जिम्मेदार। मैडम, देयर इज अ डिफरेंस। एक इंडिविजुअल का जाना और एक पूरी पार्टी को उठाकर लेकर जाना, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अनैतिक, असंवैधानिक और प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ उन्होंने काम किया है और फोर्स पॉपुलैरिटी के आधार पे ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र में। पर महाराष्ट्र की जनता जागरूक है और जब चुनाव आएगा, और चुनाव से भी कतरा रहे हैं, अब तक एक चुनाव नहीं ले पा रहे हैं। हम कह रहे हैं लोकल बॉडी के चुनाव ले लीजिए, कतरा रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि यह अनपॉपुलर है और इसीलिए उन्होंने तीसरा पहिया लगाया है। पर 0 + 0 + 0 = 0। ठीक है गौरव जी, वो कह रहे हैं कि आपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का मुद्दा उठाया है उसकी वजह से जुड़ रहे हैं, ये तथ्यहीन है। अंजना जी, पहले तो बड़ी विनम्रता से एक बात कहूंगा कि अगर किसी पार्टी का प्रवक्ता आता है और वो हमारी पार्टी पे आरोप लगाता है तो ये उचित ही है कि चर्चा में भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता साथ में रहे। स्क्रीन में 1 to 1 होगा तो मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। अभी तो ये शिवसेना भी नहीं है, जो मान्यता मिली है वो एकनाथ शिंदे जी के गुट को मिली है। इनके कितने सांसद हैं हम सब जानते हैं। मैंने इनकी बात को बड़ी ध्यान से सुना। पहले तो नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए, क्योंकि मैंने आपको बताया किस तरह से 2019 में प्री पोल अलायंस हुआ था, प्री पोल अलायंस, जिसमें भाजपा और जो एकजुट हुई शिवसेना थी वो थी। हम लोगों को पूर्ण बहुमत मिला। आपने क्यों, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उसके बाद पलटी मार ली। और जिस कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को आप पी के पानी कोसती थी, उसके बाद आप उन्हीं के साथ जो है सरकार बनाती है महावसूली अघाड़ी की, और यहां आके प्रवचन देती हैं। दूसरी बात जो बड़ी बात है, अगर आपसे अपनी पार्टी नहीं संभलती, अगर आपने बाला साहब ठाकरे की बताई हुई सीख का पालन नहीं किया और आपके विधायक और नेता टूट जाते हैं, तो इसके लिए आपको अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी को कोसने की आवश्यकता नहीं है। और अब मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं। ये लोग नैतिकता की बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में बसपा के 6 विधायक उन्होंने अपनी पार्टी में मर्ज करा लिए। छत्तीसगढ़ में अभी भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर थे नंद कुमार साई, उन्होंने ज्वाइन करी कांग्रेस पार्टी। इसी तरह से समाजवादी पार्टी का मैंने उदाहरण दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह और तमाम ऐसे मंत्री थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी थी। अब आरजेडी का उत्तर लीजिए। बिहार में एआईएमआईएम के 4 विधायक क्यों ज्वाइन करे आरजेडी ने? क्या ये सवाल नहीं होगा? मतलब इनकी पार्टी अगर कोई ज्वाइन कर ले, उद्धव ठाकरे जी को तो कोई ज्वाइन भी नहीं कर रहा, मैं और तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूं, तो वो नैतिकता है। लेकिन अगर अपनी पार्टी ना संभले, दो फाड़ हो जाए, संवैधानिक दृष्टि से जो उचित हो, तो इनको दर्द होता है। और इनको ये जानकारी होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया, इन्होंने जो मांगा था वो मिला नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने एकनाथ शिंदे जी जो मुख्यमंत्री बने थे उनको हटाया नहीं, और उसके बाद कहा कि स्पीकर जो है वो तय करेगा कि कौन निष्कासित होगा या कौन डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं। ठीक है प्रियंका, वो कह रहे हैं कि ऐसा है, अगर इतने पॉपुलर होते प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इतनी पॉपुलर होती, तो आज उनके प्रवक्ता इतने खिसियाए हुए से नहीं बात कर रहे होते। इतने खिसियानपट अच्छी नहीं, आपकी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। हम लोग तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, पर शांति से करिए। हम संभाल रहे हैं सर। इतना किसान पर आपके ब्लड प्रेशर के लिए सही नहीं है। अब रही बात, बीच में किसी ने नहीं बोला, अपनी बारी का इंतजार करें प्लीज। नहीं तो ये व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रही है? देखिए गौरव जी, गौरव जी, जब पार्टी बदलने वाली है, फिर अब जवाब सुनिए। फेस रीडिंग करी ना इन्होंने, तो मैं भी फेस रीडिंग का जवाब फेस रीडिंग से देना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी छोड़ के भागेंगी। एक्चुअली नहीं, मैं फेस, ठीक है प्लीज बोलिए। ठीक है, ऐसा है गौरव जी, जब खुद का घर शीशे का बना हो ना, तो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। हाँ बिल्कुल, डर छुपा होगा, अच्छी बात है। आप फेस रीडर भी बन जाएंगे, पॉलिटिशियन है, स्पोक्स पर्सन है, अच्छी बात है आपके लिए। आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। आप करते रहिए जो करना है, आपको कोई मैं रोक नहीं रही थी। आपकी आवाज लग रही थी खिंचाई हुई सी, इसलिए मैंने टिप्पणी की थी।
और खुद का घर जब शीशे का मुझे होना, भी आपकी कौन आवाज दूसरी में पार्टी ऐसा में लगा जा रहा कि है, आप कौन बाद में पहली अपनी पार्टी में बातों जा रहा है, छोड़ दें। उस पर आप चर्चा आप कम ही हुआ करें है? तो ठीक है। अब रही बात, मैं आपको क्योंकि अंजना गौरव जी मैं प्लीज, महाराष्ट्र की गौरव जी बात मैं कर रही लगातार थी। बोल रही हूँ आपको, महाराष्ट्र की बात आपके हो बीच रही में थी। नहीं बोला उन्होंने, देखिए आपने रिस्पॉन्ड कर आप दिया ना, इतना जवाब इनको देने encourage दीजिए कर रहे हैं। प्लीज, शाउटिंग मैच मत कीजिए। गौरव जी आई एम सॉरी, गौरव जी आई एम सॉरी, गौरव जी इनको म्यूट कर सकते हैं आप इनको म्यूट कर सकती हैं। गौरव जी प्लीज, मैंने इनके बीच में एक शब्द नहीं बोला, और आप इनको चाहें तो आप इनको म्यूट कर सकते हैं, आप इनको म्यूट करिए। मैं हर नियम कानून का पालन करूं एक डिबेट में आकर, और ये लोग बदतमीजी करें और हम सुनते रहें। बोलिए प्रियंका जी। बात महाराष्ट्र की हो रही है, इनके कैबिनेट में कितने मंत्री बने हैं बीजेपी के, उसमें से आप गिन लीजिए कौन से ओरिजिनल बीजेपी के हैं और कौन से दूसरे पक्षों से आए हुए हैं। और हाथ में आप पांच ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन 10 में से जो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, और 4 हैं जो ओरिजिनली इनकी पार्टी के हैं। तो पहले दूसरों को बोलने से पहले कौन इधर गया कौन उधर गया, पहले अपनी पार्टी में भी देख लीजिए कितने इनकमिंग हुए हैं। और इनकमिंग कौन हुए हैं? इनकमिंग वो हुए हैं जिनपे करप्ट प्रैक्टिसेस के आरोप लगे हैं। इनकमिंग कौन हुए हैं? जो ईडी, आईटी, सीबीआई के उसमें आए हैं, घेरे में आए हैं। इनकमिंग कौन हुए हैं बीजेपी में? वो लोग जिनके ऊपर खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिन पहले कहा था 70,000 करोड़ का करप्शन चार्ज है। जिस पार्टी से इनकमिंग किसकी हुई है? जिसको नेशनल करप्ट पार्टी का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। मैं महाराष्ट्र पे ही रहूंगी क्योंकि मैं महाराष्ट्र की पार्टी से आती हूं, और शिवसेना जो इनकी लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग एलाई थी, उनके साथ भी इन्होंने विश्वासघात किया, और फिर उन्हीं लोगों को क्लीन चिट दी है जिनको ईडी, सीबीआई, आईटी का हवाला दिया है। पूरा महाराष्ट्र जानता है, घर घर वो लोग जो जाते हैं उनको कहा जाता है 50 होके एकदम ओके, उसका ही ये जवाब दे देंगे। तो ये जो नैतिकता का मुझे पाठ पढ़ा रहे थे, पहले कश्मीर में देख लीजिए कौन सी नैतिकता का पालन किया था, कर्नाटका में सरकार गिनाने में कौन सा नैतिकता का पालन किया था, गोवा में कौन सा नैतिकता का पालन किया था। और ये प्री पोल अलायंस की बात कर रहे थे। प्री पोल अलायंस में आज सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के फोटोज नहीं लगे थे, बाला साहेब ठाकरे जी के भी फोटोज लगे थे। तो जो सीट आप लोग बाला साहेब ठाकरे जी के नाम से जीत कर आए थे, उसका भी अगर हम हवाला देने लग जाएंगे तो आप कहां मुंह छुपाने बैठेंगे, वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए मैं आपको और शर्मिंदा नहीं करना चाह रही हूं। थोड़ा इतिहास पढ़ लीजिए, थोड़ा जिस पार्टी में अब आप हैं उसकी ज्ञान ले लीजिए। ठीक है, गौरव जी जवाब दीजिए। और गौरव जी ये कह रहे हैं बीजेपी के विधायक ये कह रहे हैं, जो ये मान रहे थे बीजेपी के या फिर एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री बन सकते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो ये रहता कि हम एनसीपी में रहते, हमारे ऊपर कोई दाग होता तो मंत्री बनने का चांस ज्यादा अच्छा होता। अंजना जी देखिए, इन्होंने कहा पहली बात तो कि जो ओरिजिनल शिवसेना के नहीं है वो लोग मंत्री बन गए हैं। मैं तो ये कहूंगा, क्या आज जो प्रवक्ता यहाँ सांसद जी बैठी हैं ये ओरिजिनल शिवसेना की हैं क्या? ये ओरिजिनल शिवसेना क्या होता है? अगर बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा याद दिलाऊं तो बाला साहब ठाकरे जी के शब्दों में बीजेपी की टिप्पणी कर रही थी, शिवसेना की कर रहे हैं। मैं शांत, बीच में ना बोले, शांत हो जाइए माता जी, शांत दीदी, शांत। बाला साहब ठाकरे जी के शब्द हैं, मैं बता रहा हूँ। मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं की बोल रही, बीजेपी के मिनिस्टर्स की बात कर रही थी। बीजेपी के जो मिनिस्टर्स हैं महाराष्ट्र कैबिनेट में, वो सब इनकमिंग हैं। अब अंजना जी आप नहीं बोलेंगी, अब देखिए दीदी को चुप कराइए, दीदी बौखला गई है मेरे ख्याल से। उनका नाम प्रियंका है। क्योंकि तो अब मैं बताता हूँ शर्मिंदा कौन। जो आपके साथ किया वैसे हमारा भी होगा। चलिए बोलिए गौरव जी, बोलिए। मैं तो कोई व्यक्तिगत टिप्पणी कर नहीं रहा, आपने जो कहा मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। दीदी आप सुनेंगी? हाँ धन्यवाद। देखिए बाला साहब ठाकरे जी का वक्तव्य है कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा पर कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। तो दीदी को ये बताना चाहिए कि बाला साहब ठाकरे जी को क्यों शर्मिंदा किया। अंजना जी क्या ये सत्य नहीं है जो वक्तव्य मैं बता रहा हूँ? अरे महावसूली अगाड़ी बनाकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ आप चली गई थी जो पहले वाली थी, तो फिर क्या हुआ? और उसके अलावा मैंने इनसे प्री पोल अलायंस का एक सवाल उठाया। अगर आप बात करते हैं कि जनता ने जनादेश किसे किया, सांसद का अपमान आप कर रहे हैं, आप खामोश रहे। शांत, आपको बात रखने का कोई तमीज नहीं है। आप एक टीवी चैनल पे एक देश की सबसे वरिष्ठ सांसद का अपमान कर रहे हैं। उनका नाम प्रियंका चतुर्वेदी है, वो अपनी मेहनत से वहां तक पहुंची हैं और बार बार ये क्या है दीदी दीदी, आपको कल से भैया भैया कहना शुरू करे क्या देश? प्लीज
ये तरीका ठीक नहीं है गौरव जी। मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, आपकी बात को सुन रहा था। गौरव जी पहले शालीनता सीखिए। आप जिस पार्टी से आते हैं ना, वो पार्टी कहती है ना देश में अलग पार्टी, संस्कारों और शालीनता वाली पार्टी। महिला को चलते चैनल पर एक देश की संसद सदस्य को आप इस तरह कह रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? अच्छा चलिए शांत रहिए। आपको फुटेज लेना था, आपने ले लिया, धन्यवाद। मैंने प्री पोल अलायंस की बात करी, और अगर ये बात कर रहे सम्मान नारी को सम्मान देते हैं वो उनकी भाषा से दिख रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है अंजना जी, ये गलत टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पे रहिए और अपनी बात पूरी कीजिए। किसी के लिए ठीक है, बिल्कुल। मैं केवल ये कहूंगा, देखिए आप कुछ भी बोलते रहे, पर्सनल आरोप लगाते रहे, वो ठीक है। भ्रष्टाचारी जो है अंजना जी गलत है, आप शांत कराइए, मैं अपनी बात रखूंगा। जैसे मैंने बाद में इनकी बात सुनी, ये भी सुने। 3-4 लोग आ जाएंगे महागठबंधन से, ये थोड़ी ना हम पे हावी पड़ेंगे। हम तो अकेले ही काफी हैं इनसे निपटने के लिए। और क्योंकि आप अगर सम्मान से बात नहीं कर सकते हैं तो दूसरों को ठेस पहुंचती है, तो वो बोल रहे हैं। मैडम, आपने व्यक्तिगत टिप्पणी करी तो मैंने बोला, मैंने किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं की थी। हाँ ठीक, मैंने क्या कहा, क्यों आप इतने नाराज हो रहे हैं? ठीक है अंजना जी, अगर आप लोग इतने अच्छे पोजीशन में क्यों नाराज हो रहे हैं? चिल्ला कर क्यों बात कर रहे हैं? मैडम जी, मैडम शांत हो। बहुत अच्छी बात है। मैंने बाला साहब ठाकरे से बड़ी लीडर तो आप नहीं है ना, वो तो श्रद्धेय है। ठीक है गौरव जी, वापस टॉपिक पर आकर उस पर जवाब दीजिए। मान करते हो आप तो, तीन मेहमान बोल भी नहीं समझने पर जाना, मोदी जी के ऊपर तो आप हैं। वापस इशू पर आइए। इशू ये था कि क्या ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल पर आरोप जो फालतू। हाँ बिल्कुल। देखिए अंजना जी, ईडी सीबीआई ये सब तो तर्क देते हैं, बहाना है। मैं तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, सोनिया गांधी और 14 दल सर्वोच्च न्यायालय गए थे और उन्होंने यही कहा था कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने वो याचिका को रद्द किया। और एक भी पार्टी का यहाँ प्रवक्ता या नेता बता दे कि जिसने ये कहा है, दलील दी है सीबीआई और ईडी का झूठा केस मेरे नेता के ऊपर लगाया गया है, मैं चुनौती के साथ कहता हूं वो जजमेंट दिखा दे सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय का, जहां पे वो मामला निरस्त हो गया है। कार्रवाई होती है, कोई भी नेता कहीं पे भी हो, अगर ईडी सीबीआई को कार्रवाई करनी है वो स्वतंत्र है, वो पिंजरे का तोता नहीं है जैसे कांग्रेस के समय में था जब प्रियंका जी वहां थी। वो अपना काम ईडी सीबीआई करती रहेगी और भ्रष्टाचारी को सजा होगी अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया। ठीक है, एक बार मुझे, मैं एक एक करके साफरा साहब आ रही हूँ जल्दी से आपके पास आते हुए। सत्यप्रकाश जी, क्या नीतीश कुमार के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि पटना से इसको सीधे मृत्युंजय जी जोड़ रहे हैं, क्या विपक्षी एकजुटता को झटका लगा है? देखिए, विपक्षी एकजुटता को कोई झटका नहीं लगा है। ये बीजेपी बेनकाब हुई है कि वो 3 दिन पहले प्रधानमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचार के बारे में कि वो बहुत टारगेटेड एफर्ट करेंगे कि किसी को पकड़ेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन मैं अपना प्रश्न थोड़ा रिफ्रेम करना चाहती हूँ। क्या आप लोगों को ज्यादा सोचना पड़ रहा है बैठक करने से पहले? स्ट्रेट पूछ रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि हमने बैठक की, इसलिए देखिए ये अब चार्जशीट दायर हुआ, तो इसी वजह से अब बगावत का जला हुआ है। नीतीश कुमार जी ने जब अगस्त पिछले साल महागठबंधन और 7 पार्टियों के गठबंधन की सरकार शुरुआत की थी, तो उन्होंने एक बात कहा था, ईडी, सीबीआई, आईटी, जितने तरह की तुम्हारे पास जांच एजेंसियां हैं उसका इस्तेमाल कर लीजिए, हमारे पास कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी, जो महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुआ है कि 9 व्यक्ति को सीधे सीधे सत्ता का भागीदार बना देना, मंत्री बना देना, इससे साबित होता है कि आप इस मानसून में दूसरों की लहलहाती फसल को चरने के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, और चोरी से कुछ लोगों को अपने में शामिल कर, या वो बताए कि ये ईमानदार लोग थे या भ्रष्ट लोग थे, इनके खिलाफ ईडी सीबीआई का प्रेशर था। तो भारतीय जनता पार्टी 2 तरह का काम कर रही है, एक अनैतिक राजनीति की एक परिपाटी शुरू कर रही है, और साथ में ये भी कोशिश कर रही है देखो हम सबसे ईमानदार पार्टी है। तो जनता इस बात को समझती है, वो बेनकाब हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। देखिए अंजना जी, जो महाराष्ट्र की बात ये सभी लोग अभी कर रहे हैं, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की जो महाराष्ट्र की सरकार है वो मात्र पलटू राम और अवसरवादियों की ये सरकार है, इस तरह से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जो इनको सभी को, एनसीपी को भ्रष्ट कहते थे, आज फिर उन्होंने एक बार वॉशिंग मशीन का बटन दबा दिया है और वही कमर डिटर्जेंट से अजीत पवार और मैले क्यों है ये बताइए। अगर उनको ठीक है, भदौरिया साहब जल्दी से एक लाइन। देखिए
एक लाइन में क्या बोले आप? भागते भागते आए हैं, भागते भागते चले जाएंगे। एक लाइन में कोई जवाब होगा? भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक लाइन में बोला नहीं जा सकता। महाराष्ट्र को प्रयोगशाला कह रहे हैं अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी अनुराग जी, अखिलेश यादव प्रयोगशाला कह रहे हैं महाराष्ट्र को, लेकिन आपको यूपी में भी देखना होगा। शिवपाल यादव तक पहुंच रहे हैं संजय निषाद। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आपको वक्त दिया था लेकिन आपने मुस्कुराने में उसे निकाल दिया। आप सभी का बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज तक।